हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप केम अकेडमी। तो देखिए, हमारी चल रही है फाउंडेशन सीरीज और इस फाउंडेशन सीरीज में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने सोचा इस मैथ्स के टॉपिक को ही निपटा लेते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन। देखिए, इससे पहले डिफरेंशिएशन, लॉग, एंटीलॉग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ इंटीग्रेशन की, बहुत ज्यादा मैंने देखा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इंटीग्रेशन में। उन्हें समझ में नहीं आता किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। और अगर ये बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता, जिन्होंने 12th में पढ़ा भी होता है उनको भी दिक्कत रहती है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनको तो वैसे भी उनके पास तो एक बहुत अच्छे मतलब बहाना है, ये कह लो बहुत अच्छा एक लाइन होती है कि हमने तो मैथ्स पढ़ी ही नहीं है। तो क्या हम इस बहाने को लेकर ही मतलब इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब इस चीज को बार बार बोलकर बस इसी को ही आगे बढ़ाते रहेंगे? क्या हम इस पे कभी भी काम नहीं करेंगे? तो आंसर है नहीं। हमें इस पे जो जहां दिक्कत आ रही है उस पे काम करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ इस मैथ्स की दिक्कत की वजह से क्या पूरा अपना केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी पोर्शंस हैं वो छोड़ देंगे? आप जहां भी देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में जगह जगह पर आपको मैथ्स काम आएगी। इंटीग्रेशन की बात करें तो देखिए, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, वहां आपको इंटीग्रेशन की काम चलो मान लो केमिकल काइनेटिक्स, फिर भी एक बार आप इंटीग्रेशन नहीं भी आती, मान लो आपने नहीं की, आप फॉर्मूला रटकर कर देंगे। फिर आप जब जाओगे थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको वहां काम आएगा इंटीग्रेशन। वहां भी चलो मान लो आपने इंटीग्रेशन वाले स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट फॉर्मूला रट के कर लिया। स्टैटिस्टिकल थर्मो फंसेगा। स्टैटिस्टिकल थर्मो में विदाउट इंटीग्रेशन बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अगर हम चले गए फिर क्वांटम पे, तो क्वांटम तो तुम्हें समझ में ही नहीं आनी, आ गई तो क्वेश्चन कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप देखोगे इंटीग्रेशन का काम है। तो क्यों ना हम पहले इस बेसिक इंटीग्रेशन को ही समझ लें। तो आज हम अभी इन लेक्चर्स में हम बेसिकली यही करने जा रहे हैं। तो फटाफट से पहले जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी पहले तो वेब सेशन को सब शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। देखिए, आप ही के लिए लिए जा रहे हैं सेशंस, तो जिस को भी फायदा ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे काम के सेशन है, बेसिक में बेसिक हमारा अच्छा हो रहा है, इनसे कुछ काम आ रहे हैं, सेशन फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग हो रहा है और चाहते हैं इस तरीके के सेशंस आप लोगों के लिए रेगुलर आते रहें। देखिए, सारे सब्जेक्ट्स में सेशंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप बात करें फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, तीनों ही सेशंस में, तीनों ही हमारे टॉपिक्स में ये सेशंस हो रहे हैं। ठीक है, और रेगुलरली बस आपको क्या करना है, ये बेसिकली किसके लिए है, जो भी बच्चे टारगेट करना चाहते हैं अभी जैम 2027 वाला, जो इस बार जैम का एग्जाम होगा उसमें देखो बहुत कम टाइम बचा है, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने अब सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए। हाँ, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, मान लो आपको बेसिक मैथ्स में कहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप उसे ले सकते हैं। तो जो भी 2026 टारगेट कर रहे हो, जिनको जिनके बेसिक से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, बेसिक की प्रॉब्लम से ही मतलब अभी तक जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं कहूंगी ये सेशंस आप लोगों के लिए है। प्लस जो बच्चे 2027 टारगेट कर रहे हैं बेटा, आपके लिए तो बट ये है ही तुम्हारे लिए। जो भी गेट 2027 टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक जीरो से, मतलब जीरो में मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, आपने 11th-12th में भी कुछ नहीं पढ़ा, तो ये सेशंस आपके लिए हैं। बिल्कुल एकदम केमिस्ट्री का हम इसमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे हम? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैं बेसिकली देखो, मैंने पहले भी बताया था फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जिनको अवॉइड अगर हमने कर दिया तो ये सब्जेक्ट हमें अवॉइड कर देता है, ये सब्जेक्ट हमें फिर कभी समझ में नहीं आता। तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अपने यूनिट्स को सही करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स की अपनी नॉलेज को सही करना है, इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन को सही करना है, हमें अपनी ग्राफ्स की जो नॉलेज है उसको करेक्ट करना है, हमें अपने बेसिक मैथ्स को करेक्ट करना है। अब बेसिक मैथ्स अपने आप में एक बहुत सारे एक टॉपिक्स रखता है बेसिक मैथ्स में, यानी कि कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपको बेसिक मैथ्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये तो है ही है। अलजेब्रा वगैरह जो हम पढ़ते थे मैथ्स में, ये तो आपको आना ही चाहिए, अलजेब्रा तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको लॉग एंटी लॉग की समझ होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज ये सेशंस पहले जाकर देख लीजिए। लॉग एंटी लॉग हमने डिस्कस किया है। डिफरेंशिएशन,
मैथ्स में डिफरेंशिएशन जगह जगह पर काम आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना हो ही नहीं सकती। आप जैसे हायर ऑर्डर फिजिकल केमिस्ट्री में जाते हो, अच्छे टॉपिक्स मतलब ऊपर लेवल के टॉपिक्स में जाते हो, अब वो ऊपर लेवल के टॉपिक्स आपके जैम में भी है, नेट में भी है, गेट में भी, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो सभी में है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपको करना है प्लस इंटीग्रेशन, इसके बेसिक रूल्स, इसकी एप्लीकेशन, ये सब आपको आनी चाहिए। तो बेसिक मैथ्स में हम ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे, ग्राफ्स कवर करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स कवर करेंगे, यूनिट्स कवर करेंगे, और देखो इसके अलावा हम अपने इस फाउंडेशन कोर्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के फाउंडेशन कोर्स में हम कुछ चैप्टर्स भी करेंगे जो बेसिकली आपका फिजिकल का फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं, और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए फिर हमें आगे जाके क्वांटम जैसे हैवी टॉपिक्स में दिक्कत आती है। क्वांटम हो गया आपका, फिजिकल स्पेक्ट्रा हो गया, इनमें हमें दिक्कत आती है। तो हम अगर अपना बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर का मॉडल कैसे आया, क्या समझाता है बोर का मॉडल, क्वांटम मॉडल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, श्रोडिंगर की इक्वेशन क्यों आई, इसके पीछे के रीजंस, लॉजिक, वो आपको नहीं समझ में आया तो फिर क्वांटम में आपको दिक्कतें आती है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर जो टॉपिक्स होते हैं जिनको बच्चों को ये रहता है हमें नहीं आते, हमसे होते नहीं है, तो उसका रीजन कुछ नहीं है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि आपका बेसिक अच्छा नहीं है। आप एक बार अपना बेसिक पे काम करो सबसे पहले, फिर आप जब देखना आपको, जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे, हायर टॉपिक्स को, तो कितना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, बहुत ज्यादा एक मतलब एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उन टॉपिक्स पे बढ़ोगे और उनमें आराम से आप एक्सेल कर लेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इन चीजों को मास्टर करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप गैसेस पढ़ो, आप चाहे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ें, आप चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ें, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, मोल कॉन्सेप्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट को यहीं निपटा देंगे। और एक और इसमें मैं टॉपिक लूंगी, वो होगा हमारा रिडॉक्स। देखो रिडॉक्स रिएक्शंस हम क्या होता है स्किप कर जाते हैं, रिडॉक्स का हमें बेसिक आइडिया होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता नहीं होता, फिर हमें जाकर दिक्कत आती है इलेक्ट्रो में, और फिर हमें लगता है कि हमसे इलेक्ट्रो जैसा टॉपिक मतलब इलेक्ट्रो नहीं हो रही है हमसे, ये यहाँ दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रो में दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रो तो बहुत प्यारा टॉपिक, आराम से आप कर लोगे, दिक्कत वहां आपके बेसिक में है, दिक्कत इलेक्ट्रो में नहीं है, दिक्कत आपके बेसिक में है, आपको बेसिक में दिक्कत रहती है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराने में, इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूं उधर ऐड करूं, तो वो सब चीजें हम यही खत्म कर लेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, इसकी हेल्प से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सीखेंगे। तो ये सारा बेसिक हम यहाँ पर कवर करेंगे, और इसके बाद हम कुछ और फिर इसके बाद के टॉपिक्स पे चलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपका फिजिकल का बेस बनाते हैं। तो अभी इस सीरीज में देखिए कुछ पार्ट ऑलरेडी मैं, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ग्राफ्स है, ठीक है, यूनिट्स है, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सेशंस आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वेद प्रेप केमिकैटी यूट्यूब चैनल पे। तो मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, आपका यूनिट्स, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे बेसिक मैथ्स की, तो इसमें आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट विल बी आवर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है, एक बार सब यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, सब लोग यस लिखेंगे, हाय हेलो, ठीक है, लाइव रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है, हमें सोना नहीं है क्लास में, लेट कर सोकर ऐसे कोई भी क्लास नहीं देगा, प्लीज क्लास का डेकोरम मेंटेन रखें, क्लास की एनर्जी को मेंटेन रखें, ठीक है, तभी चीजें यहाँ आएंगी, वरना चीजें ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। तो उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? देखिए ये है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप सभी लोग देख सकते हो, जो भी बच्चे पूरा सिलेबस, देखिए यहाँ पर यूट्यूब पे हम ऑब्वियसली पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस हमारी लाइव बैचेस में चलता है, क्लासेस में चलता है। तो अगर आप पूरा हमसे पढ़ना चाहते हो, अच्छे से तबीयत से पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप डाउट सेशन एक्सेस कर सकें, हमारा कोर्स मटेरियल ले सके, तो देखो बहुत अच्छे ऑफर्स अभी आए हैं, बट ये ऑफर जो है आपका वो इस मंथ के एंड तक यानी कि 31 अगस्त तक ही वैलिड है, ठीक है। जितने भी बैचेस हैं सबके प्राइजेस में आपको यहाँ पर देख लो, अगर आप जैम 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आप जैम 2027 मतलब 2 ईयर कोर्स बेसिकली आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो से शुरू करके आप बिल्कुल हीरो तक का सफर तय करना चाहते हैं, तो आप संस्कार बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव बैच रहेगा, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, सारी क्लासेस ऐप पे रहेंगी, और इसका प्राइस देखिए बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें भी आपको अगर
आप कूपन कोड लगाते हो YouTube 10, तो इस कूपन कोड की हेल्प से आपको ये इसका प्राइस में आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए। तो जो भी बच्चे देखो, मैं कहना चाहती हूँ, आप अगर BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो देर मत कीजिए, जैम को टारगेट कीजिए। अगर आप MSc के स्टूडेंट है, जैम कर चुके हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब आप MSc में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि हमें नेट का एग्जाम देना है, गेट का एग्जाम देना है, क्योंकि नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज यहीं से शुरू हो रही है। तो उन चीजों के लिए देखिए, अब वो जमाना नहीं है कि आप बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स से चीजें पढ़ेंगे समझेंगे और फिर एग्जाम देंगे। देखिए कंपटीशन इतना है, मटेरियल कंटेंट इतना है, कंपटीशन इतना है, आप अगर बुक पढ़ने बैठेंगे या वहां से चीजें निकालेंगे तो आपको, मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें चीजें फास्ट पेस में करनी है, जो हम कंटेंट ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं आपको वो लेना है। तो आप अगर एक अच्छा स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सपनों की उड़ान 60% तक आपको ऑफ मिल रहा है, अभी बहुत अच्छा ऑफर है। तो जो भी बच्चे कंटेंट स्टडी किट, एडवांस स्टडी किट जो है हमारी केम अकेडमी की, सभी को पता है रिजल्ट कहाँ से आता है, बेहतर केम अकेडमी से। तो किस वजह से आता है, क्योंकि मटेरियल अच्छा, मटेरियल ऑथेंटिकेटेड है। मतलब ये क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी पूरी स्टडी किट, एक अच्छे ऑफर में आई हुई है। इसमें स्टडी किट में स्प्रिंट्स, गोल एंड मैराथन 3 बुक्स का सेट रहता है। अगर किसी को डाउट है कि स्प्रिंट, गोल, मैराथन क्या होता है तो मैं वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छे ऑफर प्राइस मिल जाएगा। ऑफर चला जाएगा, फिर उसके बाद रोना मत कि हमने लिया नहीं, अब हम क्या करें, अब हमें महंगा पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ मत कहना। ठीक है, फैकल्टीज अगर पूरा आप सिलेबस हमसे पढ़ते हैं तो ये सारी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। सारी फैकल्टी हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, सभी IITs अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, बिलोंग करते हैं, अच्छे रैंकर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यही एक वजह है जो हम लगातार टॉप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस फोटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप भी चाहते हैं आपकी भी इसमें रैंकर्स में फोटो आए, तो आप हमारा ये कोई भी बैच आप लाइव पढ़ना चाहते हैं हमसे तो लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। संस्कार बैच 2 ईयर बैच रहेगा ये, इसमें बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे टॉपिक आपका एनहांस होगा। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड विजयपथ बैच हमारे ले सकते हैं 2.0। ठीक है, अगर आप इसी बार वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 सितंबर से हमारी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब एक बार फॉर्म भरने के बाद फिर वो होता है ना, प्रेशर जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम रह नहीं जाएगा, हमें ध्यान देना होगा अपने सिलेबस कंप्लीशन की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा सुपर बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सुपर बैच 2.0 ऑलरेडी लाइव स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी क्लासेस वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। बाकी ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो सुपर बैच तो ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। विजयपथ बैच रिकॉर्डेड आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। और सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इंडिया टेस्ट सीरीज जो बाद में आप लोगे, फिर बाद में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगे इसी प्राइस में, तो अभी बहुत अच्छे हाफ रेट में लगभग मिल रही है आपको, अच्छे ऑफर प्राइस में आई हुई है, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी तक शेयर करनी थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर ली है, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले तो जानते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कोई भी टॉपिक हम पढ़ने चाहते हैं ना, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि वो होता, उसका मतलब क्या है। कोई भी मैंने हेडिंग डाली तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, वो हमें कहाँ काम आएगा। तो इंटीग्रेशन देखो मैथमेटिक्स, ठीक है, चैप्टर्स में हमारे काम आएगी वो तो है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअल में इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, या आप कह लीजिए इसको बेसिक रूल्स ही कहते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं।
जैसे हमने याद कीजिए डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, उसी तरीके से अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के रूल्स भी देखेंगे। फिर हम इन रूल्स का एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरीके से हम इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी हमने रूल्स पढ़े, यहाँ पर बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, कुछ ही रूल्स हैं, उन्हीं को बस आपको समझना है, उन्हीं को आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। एक बार आपने ये क्लास अच्छे से कर ली, ये समझ में आ गया, तो ट्रस्ट मी आपको क्वांटम के क्वेश्चंस जो डेरिवेशंस और ये सब चीजें होती हैं जिसमें बड़े बड़े इंटीग्रेशंस होते हैं, वो करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगी क्लास के एंड में। चलिए तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं। देखिए इंटीग्रेशन से हम क्या समझते हैं, अगर आप कहीं पर भी कोई देखिए मान लीजिए कोई भी फंक्शन है आपका, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहीं पर भी रिप्रेजेंटेड है तो उससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। देखो जैसे अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन आपका लिखा हुआ है इस तरीके से fx dx। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर हम ये कहते हैं कि आपका एक फंक्शन है fx जिसमें x एक वेरिएबल है, इसका मतलब आपका फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है किसी तरीके से। अब आपका ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है x की टर्म्स में, ये x हो सकता है, ये x का स्क्वायर हो सकता है, ये 2x स्क्वायर हो सकता है, ये 1/x हो सकता है, मैंने कहा ये sin x हो सकता है, ये cos x होता है। आपका ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, e⁻x हो सकता है, log x हो सकता है, मतलब x की टर्म्स में ये फंक्शन आपका कुछ भी हो। तो अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हो और उसकी छोटी सी एक वैल्यू, मतलब उसको हम उसमें एक छोटा सा चेंज लगा रहे हैं x में, dx इज द स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, तो थोड़े से चेंज के साथ हम देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी चेंज होगी। कहने का मतलब है थोड़ा सा x चेंज करने पे ये फंक्शन कैसे चेंज होगा, हम ये देखना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप इसको ग्राफिकली समझे तो हम कह सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर अपना फंक्शन प्लॉट किया हुआ है fx x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको बताएगा, मान लो आपका फंक्शन आता है कुछ इस तरीके का, ये ऐसा कोई भी ग्राफ आपका आ सकता है। ठीक है, या सिंपल सा अगर लें कि आपका फंक्शन मान लो x है तो सिंपल सी बात है आपका जो फंक्शन होगा वो x बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगा, ऐसे स्ट्रेट इक्वेशन आएगी। तो ये आपका कर्व हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप x में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी मान लेते हैं मैंने x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक चेंज की, तो इस चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका चेंज होगा फंक्शन की वैल्यू में, यानी कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक x को चेंज कर रही हूं, तो मैं कहूंगी देखो इस वाले x पे फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ ये आ रही थी और इस वाले x पे फंक्शन की वैल्यू कुछ ये आ रही थी। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कितना आपका चेंज हुआ y की वैल्यू में, जो आपने यहाँ प्लॉटेड है आपका y एक्सिस पे, कितना चेंज हुआ बाय चेंजिंग द फंक्शन बाय अ वैल्यू ऑफ dx। उसको अगर मैं टोटल निकालूं तो वो इंटीग्रेशन है। यानी बेसिकली देखो आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ कितना चीज लिखते हो fx ds, तो इसका मतलब हो गया कितना स्मॉल चेंज लाने में fx की वैल्यू में कितना चेंज आया। अब इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन का यहाँ पर मतलब होता है एडिशन। बेसिकली इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एडिशन। इसका मतलब आपकी जो भी वैल्यूज आती जा रही है फंक्शन की, जैसे मान लो यहाँ ये छोटी सी वैल्यू, ये इतना चेंज आया, इस पूरे चेंज को मैं ले रही हूँ। बेसिकली ये fx की वैल्यू हो गई और ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग dx की वैल्यू हो गई, y इंटू dx, ये आपका एरिया आ गया। तो इतने एरिया को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट का मतलब है कि आपने उसको जोड़ते चले गए, छोटे 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 हिस्से इसके ले लिए, स्मॉल स्मॉल dx में चेंज किया और सभी को आप जोड़ते चले गए। इंटीग्रेट का मतलब होता है देखो जोड़ना, एक साथ छोटी 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 वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू बनाना। ठीक है, देखो कई बार हमें केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है ऐसे फंक्शंस की जिसमें हमें क्या होता है कि फंक्शन आपका बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज में चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हम कहते हैं कोई फंक्शन जा रहा है, या हम कहते हैं ना कि भाई 0 से शुरू किया और आपका फंक्शन इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसे इंफिनिटी तक लेकर जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आप क्या करते हैं, आप उसका जो वेरिएशन है उसमें छोटे से एक हिस्से को
छोटा सा आपने स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप के एरिया आपको क्या करते हैं, आप उसको प्लस 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 इंटीग्रेट करते जाते हैं। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। छोटी सी वैल्यू को ऐड कर करके बड़ा बनाना। अब क्या होता है, प्रैक्टिकली हर एक स्ट्रिप को लेना, उसमें वैल्यू लगाना, उसके एरिया को निकालना, उसको ऐड करना, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए मैथ्स ने हमारे इस काम को इजी बना दिया। उसने हमें कुछ रूल्स दे दिए इस फंक्शन को, इस तरीके के फंक्शन को इसमें काम करने के लिए कुछ रूल्स दे दिए, और इन्हीं रूल्स को अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में। और ये हमारे बहुत काम के होते हैं रूल्स, क्योंकि ये हमें हमारी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं तो वो देखेंगे। यहाँ पे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होती है। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखो, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, कहीं पर भी लिखा हुआ है ऐसे, ये इंटीग्रेशन का साइन y dx, इसका मतलब है आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज की, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y। आपका फंक्शन है y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी चेंज x में लेकर आ रहे हो विद स्मॉल चेंज ऑफ x। हम देख रहे हैं y की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, और इसको फिर ओवरऑल चेंज आप देख लेते हो बाय इंटीग्रेटिंग द वैल्यूज। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ fx dx, इसका मतलब है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। अगर कहीं पर लिखा हुआ है देखो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लिख दिया x dt। अब देखो यहाँ पर चीजें, अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे बस ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई dx इधर आता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वो तो हमारी रिप्रेजेंटेशन, आपको ऐसा भी दे सकते हैं। अब इस केस में ये आपका फंक्शन है, ये आपका मेन फंक्शन है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, t वेरिएबल पे। इस केस में t आपका वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर कहोगे दिस टर्म रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x। आपका फंक्शन x है इस केस में विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में x का चेंज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आई। अब रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई, मतलब आपको समझ में आ गया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी, अगर आपको यहाँ पर ग्राफ दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है, मैंने कहा मान लीजिए ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये ग्राफ बता रहा है तो बाय स्मॉल चेंज ऑफ एक्स मैंने देखा कि मेरा फंक्शन कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ इसको मैं इस एरिया से निकाल सकती हूँ। ये देखो इंटीग्रेशन से ना, बहुत इंटीग्रेशन हमें एक कॉन्सेप्ट देता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट होता है एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकालना है ना, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व, बेसिकली एरिया होता है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स का मतलब है एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया एक्स, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली एफ एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड करे, एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो। तो कहने का मतलब है अगर आप dx को यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट देख लो कितना चेंज हो रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे, ये तो एक छोटी सी स्ट्रिप थी, आप ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाओगे, और ऐसी जो बहुत मल्टीपल स्ट्रिप्स आपने बनाई उनके एरियाज को आप ऐड करते चलेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन की इट उसमें हमें क्या करना होता है, छोटी वैल्यू, थोड़ी से स्मॉल चेंज के लिए पता लगा लो क्या कितनी वैल्यू में चेंज आ रहा है, और बस लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करके आप पूरी बड़ी वैल्यू में देख सकते हो कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत काम करता है हमारी, बहुत सारी चीजें हम देखना यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमें जानने पड़ेंगे रूल्स क्या है इंटीग्रेशन के। तो नेक्स्ट हम यही देखते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे देखो हमने डिफरेंशिएशन में रूल्स पढ़े थे, इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन के भी रूल्स पढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्या बेसिक रूल होते हैं, तो वन बाय वन मैं सारे रूल आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहला रूल इसमें कांस्टेंट रूल होता है। सबसे पहला रूल क्या होता है इसमें, कांस्टेंट रूल। देखो जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि अगर आप मान लो किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेते हो, ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो आपका यहाँ आता है जी एक्स। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट से ये फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो कांस्टेंट है ये बस आगे आ जाएगा और नया फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा जी एक्स। मैंने यहाँ पर ये नया फंक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ और चीज फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होती है वो हम आगे देखेंगे, अच्छा किससे, अच्छा देखो सुनो, किसने पूछा है, ये सुनो,
अगर इस चीज में डाउट हो रहा है कि भाई छोटी 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 वैल्यूज को कहाँ से कहाँ कैसे लेना है, तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई हमसे। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, दो तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं, इनको ध्यान देना है हमें। एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और एक होते हैं हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या मतलब है इस चीज का, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का? देखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब है कि मान लो आपका जो भी फंक्शन है, इस तरीके का कोई भी फंक्शन है, उसमें आप ये एफ एक्स प्लॉटेड है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसमें आप मतलब पूरी वैल्यू आप मतलब निकालनी है आपको। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है आप पूरा चेंज ले रहे हैं, आर्बिट्ररी चेंज ले रहे हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ये एफ एक्स को मैंने वाई मान लिया। अगर मैं एफ एक्स को लिख लूँ वाई, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है, इनडेफिनेट। इसमें हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें इस फंक्शन की कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। तो इसे सिर्फ इतना अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसे बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर इसी में अगर मैं यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक का चेंज लेना है, जैसे ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स, मैंने प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे अब अपना यहां से लेकर यहां तक का चेंज लेना है, यहां से लेके यहां तक का चेंज लेना है। यानी मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे सिर्फ dx में ये x1 से लेकर x2 तक जाना है। तो मैंने यहाँ लिमिट कर दिया अपनी चीजों को, तो इससे बोला जाता है यहाँ आप क्या है ना, आप आपकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, उसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी। इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब भी आप सॉल्व करते हो तो आप यहाँ लिखते हो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करने से मान लो कोई नया फंक्शन आ गया जी एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, प्लस हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आता है। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जब भी नॉर्मल इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा तो हम हमेशा ये लगाएंगे कि उसके साथ कुछ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं गया कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। आपने सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ करना था, इतने हिस्से को निकालना था या इतने को निकालना था, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर जस्ट एक क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं साथ में। इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन को ले रहे हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ तो एक बार यस लिखिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के यस चाहिए, जल्दी से सभी यस लिखेंगे। ठीक है, राइट। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ी चीजें चेंज है। डेफिनेट में हमने लिमिट कर दिया, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो ऐसे केसेस में जब इंटीग्रेशन लिखा जाता है तो उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि हम कहाँ से कहाँ तक एक्स को लेकर जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक चेंज करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो भी फंक्शन आएगा उसमें आप एक्स की वैल्यू रखोगे पर्टिकुलर x1 से लेकर x2 तक, और फिर आप आंसर निकालोगे कैसे, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब जो भी आपका फंक्शन आएगा उसमें आप x2 और x1 रख कर देंगे। अभी मैं इसका एग्जांपल करा दूंगी, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी आपकी, ये एक फिक्स वैल्यू आएगी, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, इसलिए हमने इसको नाम दिया इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, जबकि ये क्या है, इनडेफिनेट। तो हम दोनों ही तरीके के इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, और हमें हमारे चैप्टर्स में भी देखना दोनों ही तरीके के देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया हमने, उसका मतलब समझ लिया, कितने तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं ये समझ लिया। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे रूल्स ऑफ इंटीग्रल्स की। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रल्स में देखो, सबसे पहला रूल मैंने आपके साथ यहाँ पर ये डिस्कस किया,
इसको आप रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हो या फिर कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, राइट। तो देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल है हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल कैसे समझेंगे इसको, कांस्टेंट रूल को? तो कांस्टेंट रूल मैंने आपको बताया क्या कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करके मान लो कुछ भी फंक्शन आया तो वो कांस्टेंट आपका एज इट इज बाहर निकल आएगा। और याद करो ये सेम हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था। अब हम सब जगह डिफरेंशिएशन से इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, सभी जगह हम इसको डिफरेंशिएशन से कंपेयर करते हुए चलेंगे। ऐसा सेम काम हमने डिफरेंशिएशन में किया था, याद कीजिए, किया था, ठीक है, किया था। अच्छा एक रूल सबको पता होगा, ये तो हो गया कांस्टेंट रूल। नंबर 2 पे चलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं, पहले नंबर 2 पे चलते हैं। इसको समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए कैसे ये इंटीग्रेशन हुआ मैं आपको इससे पहले बता देती हूँ। पहले मैं आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस बता देती हूँ, किस किस का इंटीग्रेशन क्या होता है। सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था इस तरीके से हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहला इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये मुझे कोई बता सकता है क्या होता है? अब देखो मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। वो फंक्शन आपका कोई भी फंक्शन fx का मतलब है इट इज अ फंक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन x। तो x पे डिपेंड होने वाला फंक्शन है, तो x की पावर समथिंग कुछ भी n है। तो x की पावर n का मुझे कोई बता सकता है डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा डिफरेंशिएशन तो हमने इसका पढ़ा था, हम साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे। देखो साथ साथ कंपेयर करेंगे ना तो हमारा डिफरेंशिएशन भी हमें याद आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ कंपेयर करेंगे तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले सबसे इजी ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये मैंने और भी सिंपल ले लिया, मतलब इस केस में मेरा फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फंक्शन 1 है, फिक्स वैल्यू है उसकी। मतलब जब आपका फंक्शन कांस्टेंट ही है तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो याद रखना x ही आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? इसका कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन x आता है। ये रूल सबको याद रहेगा। अब यही चीज मुझे बताओ डिफरेंशिएशन में जब हमने किया था तो क्या होता है, किसी कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो 0 आएगा, याद रखना, बताया था। डिफरेंशिएशन से उल्टा चलना है एक तरीके से। डिफरेंशिएशन करोगे अगर किसी भी कांस्टेंट का, मान लो मैंने ले लिया dA/dx, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है तो 0 आता है। अगर यहीं पर मैंने लिख दिया कोई भी कांस्टेंट a यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करते हो तो हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगा वही dx का, और dx का इंटीग्रेशन हमेशा x आता है। ax आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो पहला रूल आपको याद रखना है कि 1 का अगर किसी dx मतलब 1 को आप चेंज कर रहे हो तो उसका इंटीग्रेशन x ही आएगा। 1 की टोटल वैल्यू हमारी x आएगी। अगर आपका कोई फंक्शन x कांस्टेंट है 1 है y, तो टोटल वैल्यू उसकी क्या आएगी, x, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन हमारा। चलो अब हम चलते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन हमारा होता है x की पावर n का विद रेस्पेक्ट टू dx। तो कोई मुझे बता सकता है क्या होता है ये? कोई मुझे बता सकता है x की पावर n का क्या होता है? देखो x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। देखो याद करो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, इसी चीज को जब हमने डिफरेंशिएशन में किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या किया था, n को मैंने कहा था आगे ले आते हैं और पावर में क्या हो जाता है n-1। इस केस में क्या करते हो आप, इस केस में पहले आप पावर में एक माइनस करने की बजाय पावर में एक ऐड करते हो, और जो भी पावर बनती है फिर उसको आगे ना लाकर हम डिवाइड में लेकर आते हैं।
चीजें थोड़ी सी अलग है, ठीक है, वही हमें याद रखनी है। नंबर 3 रूल देखो, नंबर 3 रूल, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, इंटीग्रेशन दोनों दोनों से हमने कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। और ये सेम हमने इसमें भी देखा था कि अगर आप ई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही आता है। ये तो हमने सेम इसमें भी यही देखा, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। देखो, एक आपको याद होगा ln x का डिफरेंशिएशन कितना आया था हमारा, 1 बाय एक्स आया था ln x का डिफरेंशिएशन। यहाँ अभी उसका उल्टा है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो ln x, ठीक है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन अब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो आएगा ln x। इन सभी में कांस्टेंट लगा देना, इन सभी में साथ में कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं, ना कि डेफिनेट। क्लियर है, ठीक है। इन सभी में जो भी आपके फंक्शन आ रहे हैं, देखो इसमें x प्लस सी, ए एक्स प्लस सी, दिस प्लस सी, दिस प्लस सी, दिस प्लस सी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, नॉट डेफिनेट, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस लिखिए एक बार थम्स अप फटाफट से, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक रूल्स है, मैं आगे बढ़ते चले जाएंगे और रूल्स पे चलते हैं, और रूल्स पे चलते हैं। नंबर 5, अब आपका क्या क्या रूल यहाँ पर डिस्कस हो गया, 1 2 3 4 5 4 मतलब 1 बाय एक्स तक हो गया। अब चलते हैं 5th रूल पे। 5th अब देखते हैं हमारी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो मुझे एक जरा ये बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। इन दोनों का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम में बार बार के क्वेश्चन आएंगे, इसी से ही आता है, लेकिन इसको हम साथ साथ कंपेयर किससे करेंगे, डिफरेंशिएशन से। तो मुझे बताइए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमने क्या पढ़ा था, पहले ये बता दो। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हमने क्या पढ़ा था, बता सकते हो कोई, बताइए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, कॉस एक्स पढ़ा था, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, याद करो, माइनस साइन एक्स। देखो इस केस में कुछ नहीं है, उल्टा ही वही हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आता है कॉस एक्स, जो उसमें आता था, बस साइन माइनस का आएगा, उल्टा कर देना है। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन प्लस का रहेगा, प्लस सम कांस्टेंट सी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, तो कांस्टेंट आ जाएगा सी। क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आया सभी को? तो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx क्या होगा, याद करो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ln x तो मैंने बता दिया था क्या होता है, 1 बाय एक्स, यही पढ़ा था हमने। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ln x तो होता है हमारा 1 बाय एक्स, ठीक है। तो इसका उल्टा हमारा इंटीग्रेट 1 बाय एक्स का ये हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स निकालना होता, मतलब उसी के जैसा अगर मैं यहाँ निकाल लूं, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स का, तो मैंने बताया था, या तो इसमें देखो, या तो इसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसमें डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1 करके सॉल्व कर सकते हैं। -1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर रह जाएगी -2, तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स का। या फिर इसमें हम क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, बट वो क्वेश्चन रूल लगाने की खैर जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में तो हमें चीजें समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन में ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन निकालने का देयर इज नो डायरेक्ट रूल, देयर इज नो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हम एक रूल की हेल्प से निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट रूल लगता है, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने देखा था, वैसे यहाँ पर भी हम एक प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो देखेंगे। तो पहले मुझे बताइए, क्या ये बेसिक इंटीग्रेशन याद रहेंगे? तो अगर ये बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे रूल्स पर, जो हम रूल्स पढ़ रहे थे। तो देखो, रूल में मैंने पहला रूल ये बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो एक कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल कर आ जाएगा। और यही सेम चीज हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ी थी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हो
एक्स का, और एक बार आपने इंटीग्रेशन ले लिया 2x dx का, तो क्या मतलब है, यहाँ तो इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1 यानी कि 2, और ये जो 2 है फिर ये डिवाइड में भी आएगा प्लस c। जबकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसमें ये जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा x² / 2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर आंसर आ जाएगा आपका x² प्लस। ये डिफरेंस है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, तो ये क्लियर है। तो देखो आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरीके से काम। लेकिन देखो 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 एक चीज समझो, अगर अगर वो कांस्टेंट आपका अगर वो कांस्टेंट आपका मैंने कहा फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर यहाँ चीजें अलग है, यहाँ फिर चीजें अलग है। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, इसके लिए हम रूल बताऊंगी मैं, कांस्टेंट रूल। यहाँ पर आपको ये इंटीग्रेशंस तो समझ में आ गए ना, इनमें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इन्हीं में दिक्कत है तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। क्या बताया मैंने, देखो यहाँ पर क्या बताया, दोबारा देखो। मैंने कहा कि यहाँ तो आपका क्या था, मल्टीप्लाई डायरेक्ट बाहर था, तो बाहर एज इट इज आपका कांस्टेंट आ गया। मैंने कहा अगर आपका कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड इन फंक्शन, अगर आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन में ही मल्टीप्लाइड है, अंदर मल्टीप्लाइड है इन फंक्शन, तो फिर ऐसे केस में देखो क्या होता है, वो कांस्टेंट आपका डिवाइड में आ जाएगा, वो कांस्टेंट आपका डिवाइड में आएगा। देखो ये डिफरेंस होता है हमारा इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हो, मान लो एक बार लेते हो आप sin x dx, 2 sin x dx का लिया आपने, और मतलब मैंने क्या कहा, पहले रूल सुनो, मैंने ये बताया आपको, अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो यहाँ पर sin 2x dx का, तो sin 2x dx में जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन मैंने बताया माइनस कॉस एक्स आता है, तो माइनस कॉस 2x आ गया एक। तो अब अंदर जो कांस्टेंट बैठा है साइन x होना चाहिए, इसका मतलब x के अंदर, फंक्शन के अंदर, वहां पर जो वेरिएबल है उसमें कांस्टेंट लगा रहा है 2, तो वो जो 2 है वो डिवाइड में आएगा यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन ये लिखा जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन लेती साइन x का और 2 बाहर मल्टीप्लाई होता, तो ऐसे केस में तो 2 जो कांस्टेंट है उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन रह जाता है sin x dx का, और ये इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है माइनस कॉस एक्स, तो इस केस में तो ये आंसर आता है प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। पर अगर आप यहीं पर ले रहे हो sin 2x dx, मतलब अभी आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर मल्टीप्लाइड था पहले, अब अंदर मल्टीप्लाइड है, तो अगर अंदर मल्टीप्लाइड है तो ऐसे केस में अब क्या होगा, अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन 2 sin 2x dx नहीं आएगा। जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के टाइम पर, इंटीग्रेशन के टाइम पर जो कांस्टेंट है, बाकी हम एज इट इज इंटीग्रेट कर देते हैं, जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। याद करो, याद करो, डिफरेंशिएशन में हमने उल्टा पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी फंक्शन का, मान लो आपने ले लिया 2x,
या इसी का ही देख लेते हैं, साइन 2x। साइन x का आप कर रहे हो और एक बार आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो 2 साइन x, और एक बार आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो साइन 2x। तो देखो क्या डिफरेंस है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली cos x आ जाता है, 2 साइन x है तो बस कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इन डिफरेंशिएशन इसका cos x आ जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ गया। ठीक है, अगर आप साइन 2x ले लेते हो तो इस केस में जब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था तो याद करो डिफरेंशिएशन तो cos 2x आ जाएगा, और जो हमारा ये मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, ये आगे आ जाता है, डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाता है। इसका मतलब इसमें डिफरेंशिएशन में तो हमेशा ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता बेटा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाती है चीजें। इंटीग्रेशन में याद आपको क्या रखना है, यहाँ रूल बना लो, कांस्टेंट रूल, कि अगर मल्टीप्लाई में है आपका कांस्टेंट फंक्शन में, तो जो कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड में आएगा। अगर कोई कांस्टेंट आपका फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड में आएगा। अगर डायरेक्टली बस फंक्शन के बाहर ऐसे ही कोई कांस्टेंट बैठा हुआ है तो उसको तो बाहर निकाल लेंगे, एज इट इज कांस्टेंट मान के कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो फंक्शन का पार्ट बन गया तो फिर उसको हम डिवाइड में करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, आप देखना वो डिवाइड में जाते हैं। तो ये कांस्टेंट रूल याद रहेगा, ये एक तरीके से कांस्टेंट रूल का ही फॉर्म है। ये कांस्टेंट रूल की 2 फॉर्म्स मैंने आपको बता दी, जब आपका कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाइड हो, जब आपका कांस्टेंट फंक्शन के अंदर बैठा हो। x ना होकर f a x है इस केस में। इस केस में क्या है, इंटीग्रेशन f a x dx विल बी इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, g ऑफ a x, या ऐसा कह लो आप, जो भी आपका फंक्शन आएगा, मतलब डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय a प्लस सम कांस्टेंट c, यानी आपका इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो डिवाइड में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डिफरेंशिएशन से हमने देख लिया है किस तरीके से अलग है। क्लियर है, यस बोल दीजिए सभी एक बार। कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं, तो आई गेस ये सबको रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं इंटीग्रेशन का। तो कांस्टेंट रूल सबको समझ में आया, हमारा पहला रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल नंबर 2। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये सेम उसी तरीके से है जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। देखो सेम वही रूल रहेगा हमारा, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था ना कि अगर 2 फंक्शंस आपके एडिशन में है तो उनका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एड अप हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन अगर हमारे पास है fx प्लस dx, ऐसे 2 फंक्शंस
आपके कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे खुलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ऐसे ही सेम रूल हमारा सब्ट्रैक्शन में लगेगा, मतलब इसको मैं प्लस माइनस लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी लगती है इंटीग्रेशन में। सेम हमने देखो डिफरेंशिएशन में भी सेम यही चीज पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन में भी अगर ऐसे दो फंक्शन हमें दिए जाते हैं तो उसमें हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं, ऐसे डी बाई डी एक्स मैंने बताया था ना, अगर दो फंक्शन है आपके ए और बी इस तरीके से, तो आप उनको ऐसे लिख सकते हो, पहले ए का डिफरेंशिएशन और फिर प्लस बी का डिफरेंशिएशन। सेम इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में ही ये रूल हमारे वैलिड होंगे। चलिए, ऐसे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया, हमारे पास इंटीग्रेशन है, लेट अस सपोज x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो हमने अभी देखा था इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 बाय एक्स का क्या आता है, 1 बाय एक्स का क्या आता है इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आता है हमारा ln x। जैसे हमने पढ़ा था ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स आता है, वैसे ही 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका ln x। तो प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगा देंगे c, तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना होता है। तो अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स आते हैं और अगर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली इंटीग्रेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है आप सारे फंक्शंस को इजीली सॉल्व यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। कर लेंगे, बोलिए। कांस्टेंट रूल समझ नहीं आया, देखो एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखो समझो इसको, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ये इसका नहीं, ये दूसरे किसी का एग्जांपल, मतलब कांस्टेंट रूल का एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सपोज करो f ax प्लस b dx, ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका जो फंक्शन जो आपका वेरिएबल है बेसिकली उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा उसको आप क्या करते हो, देखो इंटीग्रेशन में आप अंदर आपका जो भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ रहा है उसको आप डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको डिवाइड में रखना है, आपको ये करना है। कहने का मैं ये भी एक कांस्टेंट रूल का ही पार्ट हो गया। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपका फंक्शन है कुछ इस तरीके का, तो आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन करके मान लेते हैं f का इंटीग्रेशन कुछ g आया, g ax प्लस b। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन था ये, इसको कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे बताओ मेरा क्या निकल कर आएगा, तो मैंने कहा x dx बाय x करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, a बच गया, और b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, इसका मतलब आपका a आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो कांस्टेंट a बना ना, उसको आप इसके डिवाइड में रखेंगे प्लस हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन में हमेशा ये रूल सभी को क्लियर हो गया होगा जिसने भी डाउट में पूछा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है ना, डिफरेंशिएशन अंदर वाला ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करके वो डिवाइड में लेना होता है आपको, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपको इंटीग्रेशन करने को कह रहा है वो साइन 3x प्लस 2 का, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है कॉस होता है, माइनस कॉस होता है वो भी, तो ये कॉस 3x प्लस 2 तो एज इट इज आएगा। अब अंदर यहाँ ये जो टर्म है इसका कांस्टेंट x के साथ क्या है 3, तो वो 3 आपका डिवाइड में चला जाएगा प्लस आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कर लेंगे, बोलिए, ठीक है।
तो आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका रूल रहा इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें रूल पे चलते हैं, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट रूल है जब फंक्शंस का आपको प्रोडक्ट गिवन हो, यानी वही हमारा प्यारा प्रोडक्ट रूल। तो देखो प्रोडक्ट रूल इससे पहले आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा जरूर, किसमें? पहले आपने प्रोडक्ट रूल जरूर पढ़ा होगा, किसमें? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। वो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किन्हीं दो फंक्शंस का, जैसे ए और बी का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो हम वहां पर कहते थे क्या होता था, ये लिखते थे हम ए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, यही लिखते थे हम। ठीक है, यही लिखते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में अब ये प्रोडक्ट रूल है ना, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है बेसिकली वो हमसे कहता है कि अगर आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे u और v, ये आपने दो फंक्शंस ले लिए, इसमें कुछ भी a भी कुछ भी मान सकते हो, मैंने u और v मान लिया, तो इसमें आप क्या लिखोगे प्रोडक्ट रूल के बाद? प्रोडक्ट रूल आपका क्या देगा यहाँ पर, तो इसको याद रखो, ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेम यहाँ पर यही है, पर अब प्लस ना आकर एक तो पहली बात तो आता है माइनस, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यही सुख दोबारा से वी डी एक्स। अब पूरे का हम क्या ले लेंगे? dx। समझ में आया? देखो क्या है इसमें, इसके अलग अलग पार्ट समझो। इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो मैंने कहा आपको क्या लिखना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में यहाँ ये आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि आपको यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एक बार तो एज इट इज रखना है और एक बार उसका डिफरेंशिएशन आपको यूज करना पड़ेगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका आपको इंटीग्रेशन, दोनों जगह इंटीग्रेशन है। तो आप देखो अब आपको चॉइस क्या रखनी है, मतलब आपको मान लो कोई भी आपको ये इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस दे दिए, तो अब आप ऑर्डर क्या रखोगे? तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, आप कोशिश करोगे कि आप सेकेंड फंक्शन उसको बनाओगे जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नोन हो, जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नोन है, जिसके लिए हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है, उसको आप अपना सेकेंड फंक्शन बनाओ, क्योंकि उसका देखो इंटीग्रेशन यूज होना है। हमने देखा दोनों जगह उसका क्या यूज होना है, इंटीग्रेशन यूज होना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन बनाएंगे जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, जिसका हमें नहीं पता उसको हम फर्स्ट फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि पूरे रूल में आप देखना फर्स्ट फंक्शन का कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ सेकेंड फंक्शन का है। और देखो इसी रूल की हेल्प से, मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको, यही वो रूल है जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, किसका? इंटीग्रेशन ln x। देखो कैसे, ln x का मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं होता है। इस केस में देखो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ln x dx है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो इसको हम ln x इंटू 1 इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकते हो। किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमें रिपीट होकर मिल जाएगी, हमें पता है। तो अगर आप ये लिखोगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन 1 जो है। तो आप डायरेक्टली देखो क्या लिख सकते हो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नोन है, सेकेंड फंक्शन क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही आता है, पता है हमें। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि 1 है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ln x का इंटीग्रेशन नहीं पता, पर ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिख सकते हो,
ये आ जाएगा ln x इंटू एक्स माइनस, अब हमें पता है ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x आएगा, ये तो पता है, ये तो अभी किया ही है हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे जब आप करोगे x से x कट जाएगा, देखो फिर से क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर dx रह गया। तो क्या आ गया आपका आंसर यहाँ से, ये आपका आंसर आ गया x ln x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में, कहीं भी कुछ भी लिखो, माइनस फिर से एक आ जाएगा x। तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल था जिसकी हेल्प से हमने निकाला। तो प्रोडक्ट रूल आपका इंटीग्रेशन में बहुत आपके काम आएगा। अभी आप जब क्वांटम पढ़ोगे तो देखना क्वांटम में भरमार है, क्वांटम में आपको ये सारे रूल्स काम आएंगे। ठीक है, तो आई होप मैथ्स की ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ पा रही होंगी, और आप इनको अब चीजों पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई कर पाएंगे तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, फटाफट से अब उनको सॉल्व करेंगे हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे करेंगे, इसको वन बाय वन सबके सॉल्यूशंस करते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला फंक्शन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x ex dx। तो इसमें हम पहले तो क्या करेंगे, अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पहचान लेते हैं। अब देखो सेकंड फंक्शन हमें, मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड फंक्शन आपको वो चुनना है जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता हो। ठीक है, तो अच्छा देखो वैसे तो इसमें तो दोनों का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है आपको। मान लेते हैं इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ये होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी ex का इंटीग्रेशन वो ex ही होगा हमें पता है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी फिर से भाई ex dx, और इस पूरे का फिर हमें इंटीग्रेशन लेना है, ये होल इंटीग्रेशन है इस पूरे के ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा आपका x इंटू ex माइनस माइनस ये आपका dx dx डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 ही होता है। तो ये बच जाएगा आपका, पहले एक बार इंटीग्रेशन लेना है ex dx का, फिर उसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेना है। तो मैंने कहा कितनी बार भी इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन तो ex ही आएगा। ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो भी ex आएगा, फिर उसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे तो भी ex आएगा। अच्छा अगर यहीं पर मैंने e टू द पावर x की जगह पर 2x ले लिया होता, देखो तो चीजें बदल जाती। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी, अगर मैंने यहाँ ले लिया होता इंटीग्रेशन x e टू द पावर 2x dx, तो देखो यहाँ पर क्या आता, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन है e टू द पावर 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx बाई dx हो जाता, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx, और इसका होल डिफरेंशियल ऐसे कुछ करते। तो अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज क्या बदल जाती, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये आएगा e टू द पावर 2x, और अब 2x ये जो पावर में इसका ये जो कांस्टेंट है 2, ये फिर दोबारा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आता है। माइनस इंटीग्रेशन ये 1 ही हो गया,
dx बाई dx हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई। अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन और डिवाइड में फिर से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। इसमें आप जितनी बार इंटीग्रेट करोगे उतनी बार ये जो कांस्टेंट है, अब देखो अब फिर से इंटीग्रेशन आ गया, एक इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x, तो इसमें क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट है इसको तो बाहर निकाल लो, ये 1/2 जो बचा हमारा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया e टू द पावर 2x dx। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब हमारा ये जो वेरिएबल है यानी x है, अब ये x ना होकर 2x है, तो मैंने बताया था इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एक्चुअल में 2x में जो 2 मल्टीप्लाइड है, ये जो कांस्टेंट है ये इसके डिवाइड में चला जाता है, तो अब फिर से एक 2 डिवाइड में जाएगा और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर 2x फिर से प्लस सम कांस्टेंट, तो आपका होल डिफरेंशियल इसमें आता x e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 4 प्लस में c। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई गेस सबको क्लियर हो पाई। तो डिफरेंस आपको पता लग गया ना किस तरीके से हमें काम करना है। सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे भी कर लेंगे, जैसे हमें ये दिया हुआ है x cos x, तो अब देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें दोनों का ही पता है, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx dx मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx, इसका होल इंटू dx, तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा x sin x माइनस ये 1 हो गया, इंटीग्रेशन देखो अब यहाँ पर क्या बचा, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है, बेसिकली डबल इंटीग्रेशन, तो पहले इंटीग्रेशन के अंदर हमें cos x का करना है इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन आएगा आपको पता है sin x dx बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, फिर से करेंगे तो ये आएगा x sin x, अब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये आ जाएगा आपका प्लस cos x प्लस में कांस्टेंट हमारा c, तो ये आपका फाइनल आंसर बना, इस केस में ये आपका फाइनल आंसर बना। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमें कोई भी मैंने का फंक्शन देगा उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे नेक्स्ट वाला आपको दे दिया, अब इसमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे। अब आपको पता है इंटीग्रेशन x ln x dx, ये इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मानूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे ln x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे रूल मतलब ऐसे याद नहीं है, ऐसे पता नहीं है, वो भी हम प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फिर से x dx का होल इंटीग्रल। तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x का स्क्वायर बाय 2 माइनस में ln x का होता है 1/x, तो ये आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अब x का क्या इंटीग्रेशन होता है, x का स्क्वायर बाय 2, इसका भी आपको फिर से दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक x से x कट गया, थोड़ा सा लंबा है चीजें पर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इसमें से भी ये कांस्टेंट निकाल लो बाहर, बचा x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, फिर से वही एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। सिमिलरली हम ये दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इन दोनों को सभी होमवर्क में सॉल्व करेंगे, फिर इनको हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी को इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, मैं इसमें आपको और रूल्स बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी और इनका फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारी केमिस्ट्री में और चैप्टर्स में इनका क्या एप्लीकेशन है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, थर्मोडायनेमिक्स पे एप्लीकेशन देखा था, तो वही सेम हम इंटीग्रेशन का देखेंगे कि क्वांटम वगैरह में कहाँ कहाँ इसका काम आ सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी, वो मैं दोबारा से आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि भाई बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, 31 अगस्त तक ही वैलिड है, लेकिन 28 से 31 तक की ये ऑफर रहेगा। पूरी स्टडी किट, एडवांस स्टडी किट पे आपको बहुत अच्छा ऑफर मिला, अप टू 60% डिस्काउंट, यानी जो इसका ओरिजिनल प्राइस ये है उससे आपको बहुत कम डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी ऑफर किट, पूरी स्टडी किट दैट इज 3999, मतलब 4000 में आपको पूरी स्टडी किट, जिसमें हमारे सारे स्प्रिंट्स, गोल, मैराथन सब है,
तो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये मत कहना कि हमने महंगी खरीदी। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव सुन रहे हैं उन्हीं को मैं बोल रही हूँ। बाकी हमसे पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं आप, अपनी तैयारी पूरी रैंकर्स वाली करना चाहते हैं, इस रैंकर्स वाली लिस्ट में आप आना चाहते हैं, ठीक है, वेद प्रेप के अकेडमी के सारे एक्सपीरियंस इन टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं सारा अपना कोर्स, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करने, चाहे आप जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए, आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच प्लस ऑफलाइन बैच, इनमें से जो भी आपको सुटेबल है वो बैच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी बैचेस आप देख सकते हो, बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में यहाँ पर आए। ठीक है, इवन द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो वेद प्रेप केम अकेडमी की फेमस है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, वो आपको मिल रही है सिर्फ 1499 में। तो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। और ऑफर को अगर आप अवेल करना है तो टोल फ्री नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ये वो टोल फ्री नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब इससे आगे का हम सेशन देखेंगे कल हमारी क्लास में। तो इसी सेम टाइम 5 PM आपको जुड़ जाना है, लाइव आना है। सेशन अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, इसी तरीके की और कंटेंट के लिए और वीडियोस के लिए। ठीक है।